परिसीमन डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तथा सीटों की संख्या तय करना या बदलना। मतलब जो लोकसभा है और विधानसभा है उनकी सीटों की संख्या तय करना या बदलना है। इसका उद्देश्य यह है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या हो ताकि हर वोट का मूल्य लगभग समान रहे। तो हर निर्वाचन क्षेत्र में अगर एक समान जनसंख्या होगा तो वोट का भी मूल्य समान रहेगा। मान लीजिए किसी राज्य में 1 करोड़ जनसंख्या है और 10 लोकसभा सीटें हैं, तो आदर्श रूप से हर सीट पर लगभग 10 लाख लोग होने चाहिए। अगर किसी सीट में 20 लाख लोग और दूसरी में 5 लाख लोग हैं तो परिसीमन करके सीमाएं बदली जाती हैं ताकि दोनों सीटों में लगभग बराबर जनसंख्या हो जाए। तो परिसीमन क्यों किया जाता है? जनसंख्या में बदलाव होता है, कुछ क्षेत्रों की आबादी बहुत बढ़ जाती है, SC/ST आरक्षित सीटों की संख्या बदलनी पड़ सकती है, हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए। संविधान में प्रावधान परिसीमन का आधार 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद संसद परिसीमन अधिनियम बना सकती है। तो हर जनगणना के बाद जो है संसद परिसीमन अधिनियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद जो है परिसीमन आयोग बना सकती है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद संसद परिसीमन अधिनियम बना सकती है। अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। तो विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। अनुच्छेद 70 अनुच्छेद 82 जो है प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बना सकती है। अनुच्छेद 170 है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। राज्यों की जो विधानसभा है उसके निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। परिसीमन आयोग क्या है? परिसीमन का काम एक स्वतंत्र आयोग करता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। इसमें सामान्यतः 3 सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो कि अध्यक्ष होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवा से जो निवृत्त हो चुके हैं तो वो क्या होते हैं? वो न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त। तो राज्य के चुनाव आयुक्त और जो मुख्य रूप से करते हैं वो चुनाव आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जो रिटायर्ड न्यायाधीश है वो रिटायर्ड जज, इसके आदेश अंतिम होते हैं। इन्हें किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद और विधानसभा में रखा जाता है लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग कितनी बार बना है? तो अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग बना है। 1952, 1951 की जनगणना के आधार पर, 1963, 1961 की जनगणना के आधार पर और 1973, 1971 के जनगणना के आधार पर और 2002। तो 1952, 1953, 1952, 1963, 1972 और 2002। 2002, 1973, 1963 और 1992 2001 की जनगणना के आधार पर। 1976 के बाद क्या हुआ? 1976 की जनगणना के बाद दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से किया। 1971 के बाद क्या हुआ? जनसंख्या जो है बढ़ रही थी तो उसके लिए सरकार की तरफ से आदेश आया था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। तो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अच्छे से किया जबकि उत्तरी राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ ही रही। तो यदि तुरंत नहीं सीटें बांटी जाती तो दक्षिण राज्यों की सीटें घट सकती थी, उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ सकती थी। और इसीलिए 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा 1976 में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई। बाद में 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस फ्रीज को 2026 तक बढ़ा दिया था। तो 42nd और 84th यानी कि 42वें और 84th अमेंडमेंट के बाद क्या है ये 2026 तक बढ़ा दिया गया था। कौन सा वाला? 1976 के जो लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें थी वो, अर्थात 2026 तक
राज्यों को मिली कुल लोकसभा सीट नहीं बदलेगी, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली जा सकती है। मतलब सीट तो नहीं बदलेगी, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं बदली जा सकती हैं। 2002 के परिसीमन में क्या बदला? 2002 में परिसीमन हुआ, लेकिन राज्यों की कुल सीटें नहीं बदली। राज्यों की जो कुल सीट है वो नहीं बदली, केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली थी। SC/ST आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया। यह 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 2026 के बाद विवाद क्यों? 2026 के बाद फिर से परिसीमन होने की संभावना है। तब जिन राज्यों की संख्या अधिक है उन्हें अधिक सीटें मिल सकती हैं। उत्तर भारत के राज्यों को अधिक लोकसभा सीटें मिल सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों को का संसद में हिस्सा कम हो सकता है। इसलिए दक्षिण राज्यों की चिंता है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण किया फिर भी उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि दक्षिण राज्यों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो सीमा बदलो, सीट बराबर करो, परिसीमन। और 4 आयोग को याद रखने की ट्रिक: 1952, 1963, 1973 और 2002। 1952, 1963, 1973 और 2002। 1952, 1963, 1973, 2002। परिसीमन: सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना। जो सीट है और जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमा तय करना। अनुच्छेद 82 और 170। अनुच्छेद 82 और 170। अनुच्छेद 82 और 170। आयोग के आदेश न्यायालय में चुनौती नहीं दिए जा सकते। 4 आयोग: 1952, 1963, 1973, 2002। 42वां संशोधन सीटें फ्रीज कर दी। 84वां संशोधन फ्रीज 2026 तक कर दिया गया। अगला परिसीमन 2026 के बाद होगा। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? ISA क्या है? अंतरराज्यीय परिषद ISA एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चर्चा करती हैं। आपसी विवाद, नीतियां और सहयोग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत किया जाता है। संवैधानिक आधार: ISA का प्रावधान अनुच्छेद 263 में दिया गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राज्यों के बीच विवादों की जांच करें। राज्यों के बीच क्या है? विवादों की जांच करें। नीतियों पर चर्चाएं की जाए तो अनुच्छेद 63 राज्यों के बीच विवादों की जांच करें, नीतियों पर चर्चा करें, केंद्र राज्य समन्वय बढ़ाए। तो अनुच्छेद 63 ISA, अनुच्छेद 63 ISA, अनुच्छेद 63 ISA, अनुच्छेद 63 ISA, अनुच्छेद 263 ISA, 263 ISA, 263 अनुच्छेद 263 ISA। स्थापना: सुझाव दिया सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग औपचारिक स्थापना 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से। तो औपचारिक स्थापना कब हुआ था? 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से। 1990 राष्ट्रपति के आदेश से। 1990 राष्ट्रपति के आदेश से। 1990 राष्ट्रपति के आदेश से। मतलब संविधान में पहले से प्रावधान था, लेकिन वास्तव में 1990 में बनाया गया था। उद्देश्य: ISA का मुख्य लक्ष्य है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना। तो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, नीति में समन्वय और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना, और जो विवाद हुए हैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। कार्य: ISA क्या करता है? राज्यों और केंद्र के साझा हितों पर चर्चा, नीतियों के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुझाव, अंतरराज्यीय विवादों की जांच, प्रशासनिक समन्वय सुधार। ध्यान दें, यह सिर्फ सलाह देता है, एडवाइजरी बॉडी है, बाइंडिंग नहीं। संरचना: ISA में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, CM, कुछ केंद्रीय मंत्री, यानी एक हाई लेवल पॉलिटिकल बॉडी है। हाल ही में ISA का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन किया गया। उद्देश्य: केंद्र राज्य संबंध कानून करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ISA अनुच्छेद 263 1990 में बना। इम्पोर्टेंट ईयर: सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेड किया
एडवाइजरी बॉडी बाइंडिंग नहीं। पीएम चेयरमैन, आईएससी वर्सेस जोन काउंसिल कंक्लूजन क्लियर। आईएससी जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ट 263 स्टेटरी बॉडी है। पूरे भारत के लिए अलग अलग जोन, पीएम अध्यक्ष, होम मिनिस्टर अध्यक्ष। वन लाइन रिवीजन, आईएससी केंद्र प्लस राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन का एडवाइजरी मंच 263 190 है। 263 190, 263 190, 263 190। आईएससी केंद्र राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन का एडवाइजरी मंच। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दल को जितने वोट मिलते हैं लगभग उतना ही सीट मिलती है। यानी कि जितना प्रतिशत वोट मिलेगा उतना प्रतिशत सीट मिलेगा। ये क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। पार्टी ए को 40% वोट है तो सीटें भी 40%। पार्टी बी को 30% वोट है तो सीट भी 30% मिलेगा। मतलब वोट शेयर सीट शेयर लगभग सेम। एफपीटीपी वर्सेस पीआर सबसे महत्वपूर्ण अंतर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एफपीटीपी भारत में यही सिस्टम है, जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट लाता है वही जीतता है। 50% वोट जरूरी नहीं है। ए 35%, बी 33% यानी कि 33% और सी 32%। तो ए जीत गया, हालांकि 65 लोगों ने उसे वोट नहीं दिया है। तो प्रो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर पार्टी के कुछ वोट के अनुपात में सीट मिलती है। ज्यादा फेयर रिप्रेजेंटेशन पीआर के प्रकार, टाइप ऑफ पीआर लिस्ट सिस्टम, पार्टी एक लिस्ट देती है, जितनी सीटें मिलती हैं लिस्ट के टॉप कैंडिडेट्स जीतते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी वोट प्रेफरेंस देता है। 1 2 3 सिंगल ट्रांसफरेबल में प्रेफरेंस देता है। सरप्लस वोट ट्रांसफर होते हैं। भारत में एसटीवी कहाँ यूज होता है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में। पीआर के फायदे क्या है? हर वोट की वैल्यू होती है। छोटे दलों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। माइनॉरिटी ग्रुप को फायदा मिलती है। ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम। पीआर के नुकसान, स्टेबल सरकार बनाना मुश्किल, कोलिशन पॉलिसी ज्यादा, डिसीजन मेकिंग स्लो, और वोटर और रिप्रेजेंटेटिव का डायरेक्ट लिंक कमजोर। भारत में कौन सा सिस्टम लोकसभा प्लस विधानसभा में? एफपीटीपी लोकसभा और विधानसभा में। एफपीटीपी राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। पीआर यानी कि एसटीवी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा, एफपीटीपी राज्यसभा, पीआर। करेंट डिबेट क्या है? आजकल चर्चा है कि एफपीटीपी को हटाकर पीआर लाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पीआर की मांग हो रही है। कई बार कम वोट लेकर भी पार्टी ज्यादा सीट जीत जाती है। वोट वर्सेस सीट मिसमैच। क्यों एफपीटीपी अभी भी है? सिंपल है, स्टेबल सरकार देता है। वन लाइन रिवीजन में अगर देखिए तो पीआर जितना वोट उतनी सीट, एफपीटीपी जो आगे वही जीता। ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय क्या है? ग्राम न्यायालय गांव ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया लोअर लेवल कोर्ट न्यायालय है। लोअर लेवल कोर्ट न्यायालय है। क्या है? लोअर लेवल कोर्ट है, यानी कि ग्राम की न्यायालय, ग्राम में जो है न्यायालय वो सबसे निचला न्यायालय है, लोअर लेवल कोर्ट है। उद्देश्य गांव के लोगों को सस्ता, तेज और आसान न्याय देना। गांव के लोगों को सस्ता, तेज और आसान न्याय देना, मतलब न्याय को गांव तक ले जाना। न्याय को क्या करना? गांव तक ले जाना। कानूनी आधार, ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत हुई। यह कानून 2009 में लागू हुआ है। उद्देश्य सस्ता न्याय, अफोर्डेबल जस्टिस, त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस। गांव के पास न्यायालय, एक्सेस टू जस्टिस, केस ब्लॉक कम करना। तो प्रमुख विशेषता है स्तर यानी कि लेवल, यह फर्स्ट क्लास
जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बराबर होते हैं। क्षेत्राधिकार जरिस्डिक्शन ग्राम न्यायालय संभालते हैं आपराधिक मामले, छोटे अपराध, दीवानी मामले, जमीन विवाद, पैसे आदि। लेकिन सिर्फ वही केस को एक्ट की शेड्यूल्स में दिए गए हैं। तो कौन सा एक्ट? आपराधिक मामले, दीवानी मामले। सरल प्रक्रिया, कम फॉर्मेलिटीज, लोकसभा भाषा का उपयोग, तेजी से फैसला, यानी कि पीपल फ्रेंडली कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ग्राम न्यायालय एक जगह फिक्स नहीं होती, ये अलग अलग गांव में जाकर सुनवाई करते हैं। सुलह, पहले कोशिका होती है कि विवाद आपसी समझौते से सुलझ जाए। तो पहली कोशिश क्या होती है? विवाद जो है आपसी समझौते से सुलझ जाए। नियुक्ति, ग्राम न्यायाधिकारी यानी कि जज की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, लेकिन उच्च न्यायालय की सलाह से। हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है। समस्या, कई राज्यों में लागू नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अवेयरनेस कम है। वकीलों का विरोध, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को ग्राम न्यायालय की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा, इम्प्लीमेंटेशन तेज कराने को कहा। तो एक्ट 2008-2009 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर, मोबाइल करेंट्स होते हैं, कोर्ट्स होते हैं और हाई कोर्ट की निगरानी है। कंसिलिएशन पर जोर, ये पंचायत कोर्ट नहीं है, ये प्रॉपर जुडिशियल कोर्ट है। यह तो वन लाइन में क्या है? ग्राम न्यायालय गांव में सत्ता तेज और मोबाइल न्याय एक्ट 2008 में। और आगे है OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्या है OCI? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तरह का लाइफ स्टाइल वीजा, कुछ अधिकार है। यह पूरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब आप विदेशी नागरिक रहते हुए भी भारत से स्थायी जुड़ाव रख सकते हैं। कानूनी आधार, OCI का प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 2005 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 2005 में संशोधन करके जोड़ा गया। क्यों जरूरी किया गया? विदेशों में बस भारतीयों, इंडियन डिस्पोरा की मांग पर उन्हें भारत से जोड़ने के लिए। कौन OCI बन सकता है? OCI के लिए एलिजिबल व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत का नागरिक होगा वो OCI का होगा, एलिजिबल होगा। यह भारत का नागरिक बनने के योग्य था, वही भारत के नागरिक बनने योग्य है, या उसके बच्चे पोते नाती यानी इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। और OCI नहीं बन सकता किसके पास इन देशों की नागरिकता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास अगर नागरिकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो ये OCI के लिए एलिजिबल नहीं है। OCI के फायदे, भारत में लाइफ टाइम वीजा, किसी भी अवधि तक रहने की अनुमति, बार बार पुलिस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, आर्थिक शैक्षिक मामलों में NRI के समान सुविधा। OCI के अधिकार नहीं, वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं, संवैधानिक पद नहीं ले सकते, यानी OCI नहीं है इंडियन सिटीजन। तो जो इंडियन सिटीजन नहीं है वो OCI नहीं है। PIO वर्सेस OCI, पहले दो स्कीम थी, PIO पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, OCI। 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, अब सिर्फ OCI है। हाल की बात, OCI रूल में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। सरकार के कुछ मामलों में रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग रूल सख्त किए हैं। OCI ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1955-2005 अमेंडमेंट, पाकिस्तान बांग्लादेश नॉट एलिजिबल, लाइफ टाइम वीजा, वोटिंग राइट नहीं, OCI सिटीजन, OCI स्पेशल स्टेटस, लाइफ लॉन्ग वीजा, OCI विदेशी नागरिक, भारत से लाइफ लॉन्ग कनेक्शन, सिटीजनशिप नहीं। समान नागरिक संहिता,
समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी क्या है? समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून। धर्म से अलग अलग हो सकते हैं, कानून समान होगा। क्या है समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। ये कानून किन चीजों पर लागू होता है? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना। अब ये चीज अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के गवर्नर होती है। संवैधानिक आधार यूसीसी का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। संवैधानिक आधार यूसीसी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का हिस्सा है। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नॉन जस्टिसेबल, लेकिन राज्य का कर्तव्य है इसे लागू करने की कोशिश करना। तो राज्य का कर्तव्य है इसे लागू करने की कोशिश करना। उद्देश्य समानता, लैंगिक न्याय और राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना। वर्तमान स्थिति भारत में सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून, मतलब सेम क्राइम सेम लॉ, लेकिन मैरिज डिवोर्स अलग अलग कानून। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश समय 1835 रिपोर्ट में क्रिमिनल लॉ को यूनिफाई किया गया, लेकिन पर्सनल लॉ अलग रखे गए। बाद में हिंदू कानून का कोडिफिकेशन हुआ 1950, लेकिन यूसीसी लागू नहीं हुआ। तो महत्वपूर्ण केस कौन सा है? शाहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लागू करने की बात कही, महिलाओं के अधिकार पर जोर दिया। सरला मुदगल केस, कोर्ट ने फिर यूसीसी की जरूरत बताई। वर्तमान बहस यूसीसी के पक्ष में आर्ग्यूमेंट फॉर सभी के लिए समान कानून, महिलाओं को न्याय, मॉडर्न सोसाइटी के लिए जरूरी। यूसीसी के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता पर असर, कल्चरल डाइवर्सिटी कम हो सकती है, माइनॉरिटी कंसर्न्स, उदाहरण गोवा में पहले से यूसीसी जैसा सिस्टम लागू है, इसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोवा सिविल कोड कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है? यूसीसी अनुच्छेद 44, डीपीएसपी पार्ट 4 नॉन जस्टिसेबल पर्सनल लॉ को रिप्लेस करेगा। गोवा एग्जाम्पल। तो एग्जाम ट्रैप यूसीसी फंडामेंटल राइट नहीं है, यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। 1 लाइन रिवीजन। यूसीसी सभी नागरिकों के लिए समान पर्सनल लॉ, आर्टिकल 44 डीपीएसपी। नागरिकता क्या है? नागरिकता का मतलब किसी व्यक्ति का किसी देश का कानूनी सदस्य होना। किसी व्यक्ति को मिलते हैं अधिकार, राइट, कर्तव्य। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है। संविधान सिटीजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं देता, लेकिन यह बताता है कौन नागरिक होगा। महत्वपूर्ण तथ्य नागरिकता यूनियन लिस्ट का विषय है, इसलिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता अधिनियम मुख्य कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें नागरिकता पाने के 5 तरीके बताए गए हैं। नागरिकता पाने के 5 तरीके: पहला, जन्म से बर्थ, भारत में जन्म लेने पर नागरिकता, कुछ शर्तों के साथ। पेरेंट्स की नेशनलिटी, वंश से, बाय डिसेंट, अगर माता पिता भारतीय है, विदेश में जन्म होने पर भी नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, कुछ विशेष कैटेगरीज एनआरआई और स्पोर्ट्स आदि पर। विदेशीकरण नेचुरलाइजेशन, विदेशियों को कुछ वर्षों तक भारत में रहने के बाद नागरिकता, सामान्यतः 11 साल रेसिडेंस। इम्पोर्टेंट। पांचवा, क्षेत्र की विलय से, नया क्षेत्र भारत में जुड़ जाए, वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली नागरिक बन जाते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या बदलाव है? 3 देशों से आए लोगों के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
छह धार्मिक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन्हें सिटीजनशिप कानून में छूट दी गई है। रेसिडेंस कंडीशन चेंज, पहले 11 साल अब 5 साल इन ग्रुप के लिए। ध्यान देने वाली बात, मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं है। यह ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं देता, सिर्फ प्रक्रिया आसान करता है। नागरिकता खत्म कैसे होती है? त्याग, खुद छोड़ देना, समाप्ति, दूसरी देश की सिटीजनशिप ले ली, वंचित, सरकार छीन सकती है, फ्रॉड आदि करने पर। भारत में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन ओसीआई स्कीम का स्पेशल स्टेटस देता है, लेकिन फुल सिटीजनशिप नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट 2, आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5(11) सिटीजनशिप एक्ट 1955। 5 मेथड, सीएए 2019, 3 देश 6 धर्म। ड्यूल सिटीजनशिप नहीं, सीएए सिटीजनशिप देता है, सीएए प्रक्रिया आसान करता है। 1 लाइन, सिटीजनशिप देश का कानूनी सदस्य। 5 से 11 एक्ट 1955। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आरपीए 1951 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 भारत में चुनाव के एक्चुअल कंडक्ट कैसे होंगे को रेगुलेट करता है। मतलब चुनाव कैसे होंगे, कौन लड़ेगा, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, सब यही तय करता है। पृष्ठभूमि,